नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारे देश का में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होगा, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम हो गया, अच्छा मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम हो गया। इन सारे चीज को आप देखेंगे कि नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेट करती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और भी वीडियो बनाया था, उसमें जो भी गाइडलाइंस उन्होंने प्रोवाइड किया था उसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। आप मे भी उसको भी देख सकते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया एनएमसी यानी जो नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, उसको लेकर के विभिन्न पार्ट ऑफ हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उस गाइडलाइन में जो बोला गया था इनको कि ये जेनरिक मेडिसिन ही प्रोवाइड करेंगे, उससे रिलेटेड इन्हें क्या दिक्कत है, इन सारे चीज के बारे में, और जो सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है हमारे देश में जो मेडिकल को लेकर के, उसको उसमें क्या क्या चीज है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हुआ क्या, जो एनएमसी है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने अपना गाइडलाइन जारी किया। उसमें डॉक्टर्स को किस तरह से पेशेंट के साथ बिहेव करना है, डॉक्टर्स जो सोशल मीडिया यूज करेंगे वो किस तरह से करेंगे, उसके बाद डॉक्टर्स को किस तरह का दवाई प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट्स के लिए, हर तरह की बातें उसमें बताई गई। तो कुछ ऐसा बात था जैसे कि जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने को लेकर के था, इस पर जो है डॉक्टर कहीं ना कहीं असहमत हुए और उन्होंने मतलब कि प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। हम लोग को अपने देश के अलग अलग हिस्से में हम लोग को प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है, देखिए, जो ये उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है। तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये डॉक्टर्स का एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स, मतलब हमारे देश में, उन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1928 में इसको स्टार्ट किया गया था और फिर 1930 में इसका रीनेम कर दिया गया। मतलब पहले ये ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन होता था, अब ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बन गया। इसको सोसाइटी एक्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये रजिस्टर्ड किया गया है। इनका क्या कहना है कि जो गाइडलाइन दिया गया है, वो इसमें जो बोला गया है कि जेनरिक मेडिसिन को ही सिर्फ प्रिस्क्राइब करना है, डॉक्टर्स को जो ऐसा गाइडलाइन में बोला गया है, ये उनका कहना है कि इसको रेल को मतलब एक पटरी के बिना चलाने जैसा है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कि जो कमीशन है वो एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, उससे पहले उनको जो जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने बोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसको ये देखना, उनको अपना जो क्वालिटी है, जो ड्रग्स का क्वालिटी है, मतलब जो मेडिसिन का क्वालिटी है, पूरे मैन्युफैक्चरर्स जो बना रहे हैं, उसको एश्योर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जेनरिक मेडिसिन का क्वालिटी है, पहले उसको एश्योर करना जरूरी है। तब जा करके फिर आप मान लीजिए कोई भी गाइडलाइंस में इस तरह से बोल सकते हैं कि ठीक है, आप सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अब गाइडलाइन क्या बोलता है, तो गाइडलाइंस में आपने देखा होगा कि उस समय बताया गया था, उस दिन जो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने अच्छे से और भी एक्सप्लेन किया है। तो उसमें उन्होंने बोला था कि डॉक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ अब प्रिस्क्राइब करना है, मतलब जो डॉक्टर्स दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे वो जेनरिक नाम से, कि कहने का मतलब कि जैसे अगर आपको फीवर हुआ, आप गए डॉक्टर के पास, तो वो आपको, जैसे पहले क्या था कि कोई मान लीजिए डोलो नाम से आपको दवाई डायरेक्ट डोलो लिख के दे दिया या कैल्पोल लिख करके दे दिया, तो इस तरह से आप वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो लिखेंगे पैरासीटामोल। ठीक है, जो डॉक्टर लिखेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे जो दवाई को, वो साफ साफ और बोल्ड लेटर में होना चाहिए। ये था उनका और उनका ये भी कहना था कि जो प्रैक्टिस है इसको तभी रिलैक्स, मतलब कि जो जेनरिक नेम है, आप कोई दवाई को, अगर आप ब्रांडेड दवाई ही सजेस्ट कर रहे हैं, कोई डॉक्टर अगर इसके बाद भी ब्रांडेड दवाई सजेस्ट कर रहा है, तो उसमें जो दवाई होना चाहिए उसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है, जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो कम होना चाहिए। इससे पहले ये जान लीजिए कि थेराप्यूटिक इंडेक्स होता क्या है। जिस तरह से कोई भी दवाई होता है, हम लोग कोई दवाई लेते हैं, तो मान लीजिए हमें फीवर हुआ है, लेकिन हम दवाई ले रहे हैं, तो उसमें उस दवाई में जो उस तरह का जो कंपोजिशन है, उसके साथ साथ और भी कुछ ऐसा कंपोजिशन होता है, ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे और भी शरीर के कुछ ऑर्गन्स में, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये दवाई खाने से इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो वही जो साइड इफेक्ट है, जिसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर बहुत ज्यादा है किसी दवाई का, तो वो दवाई बहुत अच्छा है, यानी उसका साइड इफेक्ट कम होगा। कोई भी दवाई होता है उसमें उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन सबका किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो जिस जेनेरिक दवाई का थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होगा, सिर्फ उसी के जगह पे आप ब्रांडेड मेडिसिन आप सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। क्यों जेनेरिक मेडिसिन ही क्यों सरकार के द्वारा बोला गया? देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। खास करके जो लोग थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास या जो पुअर्स हैं,
उनके लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमारे देश में बहुत ज्यादा हाई हो गया, मतलब एक तरह से देखिए कि बहुत महंगा हो जाता है। अगर जेनरिक मेडिसिन को लेता है और ब्रांडेड मेडिसिन, अगर कोई ब्रांडेड मेडिसिन खरीदता है तो उसमें क्या होता है कि जो दवाई 100 रुपए का है, वही अगर उसको हम लोग देखेंगे कि जेनरिक में अगर लिया जाए तो वो आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाता है। तो अगर डॉक्टर्स इस तरह से मान लीजिए जेनरिक मेडिसिन को अगर प्रोवाइड करने लगते हैं, अगर उसी नाम से प्रोवाइड करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल सिस्टम है हम लोग का, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं लोगों के लिए कम कर सकते हैं। इस तरह से कमीशन का ये मानना था। अब ये हम लोग के लिए क्या मायने रखता है, देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसे अब डॉक्टर्स को मान लीजिए मना कर दिया गया कि वो अब ब्रांडेड मेडिसिन को प्रमोट नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि अगर हम लोग, जैसे डॉक्टर्स क्या किया कि कोई जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया, लेकिन हम लोग जब गए फार्मासिस्ट के पास तो उसके पास अब ये दवाई अवेलेबल ही नहीं है। उस वीडियो में मैंने इस चीज को ये किया था कि जो कमीशन है उन्होंने फार्मासिस्ट को भी बोला है कि उनको कि वो ज्यादा से ज्यादा जेनरिक मेडिसिन का वो स्टॉक रखे, लेकिन फार्मासिस्ट ऐसा करते नहीं है। क्यों? जो जेनरिक मेडिसिन होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। तो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है वो कोई भी दुकानदार हो, चाहे फार्मासिस्ट हो या कोई और भी अदर आइटम देखेंगे, उस चीज को दुकानदार बहुत ज्यादा कम प्रमोट करता है, कम बेचना चाहता है। जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है उसी को ज्यादा बेचना चाहता है। तो मान लीजिए कि डॉक्टर्स में भी लिख के दे भी देते हैं जेनरिक मेडिसिन को, लेकिन आप जब वहां गए दुकान में फार्मासिस्ट के पास, उसके पास वो दवाई नहीं है, लेकिन वो जेनरिक में वो तो लिख के दिया है पैरासीटामोल। अब वो पैरासीटामोल लिख के दिया है तो उसके पास कोई भी ऐसा दवाई होगा जिसमें पैरासीटामोल थोड़ा सा भी एक्टिव होगा, वो आपको क्या करेगा कि उससे रिप्लेस करके वो दवाई आपको दे देगा। और इसके चलते अब जो डॉक्टर्स का काम था दवाई लिख करके देना, और जो दवाई आपके लिए सही है, मतलब आपको जो प्रॉब्लम है और उसको सही करने के लिए जो डॉक्टर्स का काम होगा, वो अब ये फार्मासिस्ट करने लगेंगे इस तरह का बात। और ये अरुण गुप्ता ने इस चीज को एड्रेस किया है, जो डॉक्टर अरुण गुप्ता है, प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो उनको मतलब कि उनका काम था, मतलब डॉक्टर्स का काम था कि मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना, ये अब हाथ में किसके चल जाएगा? जो फार्मासिस्ट है, जो दुकानदार बैठे हुए हैं, वो अपने मन से रिप्लेस करके देंगे कि हाँ इसमें भी तो ये कॉम्पोजिशन है ही अवेलेबल, और वो इंग्रेडिएंट वो ब्रांडेड मेडिसिन ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके वजह से क्या होगा, एक तो जो जेनरिक मेडिसिन है, जो क्वालिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन है, उससे क्या हुआ कि होता क्या है कि जो कंपनीज है, अलग अलग कंपनी का जो जेनरिक मेडिसिन है, वो देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं डिफर कर जाता है, वेरी कर जाता है। इसके वजह से इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, लोग ठीक नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का ही बदनामी होगा। अब डॉक्टर्स का क्या कहना है, मेन रीजन फॉर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग, तो इसके बारे में हम लोग ये जान लेते हैं। उनका कंसर्न मेन क्वालिटी ऑफ जेनरिक मेडिसिन को लेकर के है। उनका कहना है कि जो जेनरिक ड्रग है उसका क्वालिटी काफी अनसर्टेन है, और जो क्वालिटी कंट्रोल है हमारे देश में, जो हमारे नेशन का जो क्वालिटी कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक है। और कोई ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मान लीजिए कि हम लोग जेनरिक मेडिसिन, डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम लोग जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं और उसका क्वालिटी अगर उतना अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पेशेंट के हेल्थ को और ज्यादा खराब कर सकता है। आगे जो शरद अग्रवाल, जो आज के डेट में जो मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनका भी यही कहना था कि मान लीजिए कि जेनरिक मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं और जो पेशेंट है वो सही नहीं होता है, और फिर बाद में जाकर के वो किसी ब्रांडेड वर्जन का कोई भी मतलब ब्रांडेड दवाई खरीदता है और उससे वो ठीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके रेपुटेशन को मतलब कहीं ना कहीं इनका रेपुटेशन खराब होगा डॉक्टर्स का। और अगर मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हुआ, मतलब वो काफी सीरियस सिचुएशन में था और वो मान लीजिए उसका डेथ हो जाता है, तो अगर ठीक नहीं हुआ और बाद में फिर अगर इस तरह का बात आता है उनके सामने कि ये मेडिसिन उतना अच्छा नहीं था, कहीं ना कहीं इसके चलते वायलेंस क्रिएट होगा, लोग मारपीट पे उतारू हो जाएंगे। और खास करके अगर कोई लोग जो हॉस्पिटल में था उसका जो आदमी, वो अगर ये बात बोले कि भैया हम तो तैयार थे पैसा देने के लिए, तब आपने मुझे मतलब मेरे आदमी को क्यों नहीं प्रिस्क्राइब किया, तो ये कहीं ना कहीं वायलेंस क्रिएट कर सकता है। और उनका कहना है कि खास करके जब इस तरह का, जैसे जो कमीशन है, जो रेगुलेटिंग बॉडी है इंडियन मतलब जो भी मेडिकल फील्ड का, उनको अगर इस तरह का गाइडलाइन मान लीजिए इशू करना भी था, नोटिफाई करना भी था, तो कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं स्टेक होल्डर्स, इनको कहीं ना कहीं एक बार कॉन्फिडेंस में लेकर के इनसे बात करके उसके बाद इस तरह का गाइडलाइंस को जारी करना चाहिए था। इनका कहना है कि अभी तत्काल के लिए इस चीज को रोक दिया जाए और बाद में फिर से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करके, जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ कंसल्टेशन करके फिर से इस गाइडलाइन को एक बार रिवाइज करके तब जारी किया जाए। अब जो जेनरिक मेडिसिन है इसको लेकर के क्या दिक्कत है, देखिए ड्रग्स जो जेनरिक मेडिसिन है वो क्या है कि हर लोग अलग अलग कंपनी, सारे बहुत सारी कंपनी बनाती है ड्रग्स को। तो जो जेनरिक मेडिसिन बनाया जाता है इसको लेकर के इनका ये कहना है कि जो
भी कंट्री में, पूरे कंट्री में जो जेनरिक मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, सिर्फ 0.1 मेडिसिन ऐसे हैं जिसका क्वालिटी चेक किया जाता है, और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि वो हर एक बैच के दवाई को मतलब कि चेक करे। अब होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसी में जो उनको मान लीजिए जो भी रेगुलेशंस जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दवाई बना देते हैं। तो ये मेन ये इशू है जेनरिक मेडिसिन को लेकर के। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो भी कंपनीज हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे ना कि जो पहले आज से कुछ साल पहले ये मैंडेटरी नहीं था, जो भी कंपनी जैसे जो कंपनी जेनरिक मेडिसिन बना रही है उसके लिए जो बायो इक्विवेलेंस स्टडीज और जो स्टेबिलिटी स्टडीज है ये करना मैंडेटरी नहीं था। मतलब उनको अप्रूवल लेना इसका मैंडेटरी नहीं था। अभी कुछ साल से इसको लगाया गया है कि बायो इक्विवेलेंस स्टडीज और स्टेबिलिटी स्टडीज को भी अब जो भी जेनरिक मेडिसिन भी बना रहे हैं उनको ये स्टडी करना होगा, ये करके ही वो अब आगे जेनरिक मेडिसिन बना सकते हैं। बायो इक्विवेलेंस स्टडीज क्या होता है? बायो इक्विवेलेंस स्टडी मतलब कि जो जेनरिक मेडिसिन है, जो जेनरिक मेडिसिन है और जो ब्रांडेड मेडिसिन है, आप इस मतलब इस स्टडीज के बाद आपको यह साबित करना होता है कि जेनरिक मेडिसिन जो आप बना रहे हैं वो उतना ही इफेक्टिव होगा जो आप जेनरिक जो ब्रांडेड मेडिसिन उस चीज को बना रहा है। मतलब जो ब्रांडेड मेडिसिन जितना इफेक्टिव होगा उतना ही ये जेनरिक मेडिसिन भी इफेक्टिव होगा। स्टेबिलिटी स्टडीज क्या होता है कि मान लीजिए कि जो दवाई बना, तो दवाई जब मार्केट में आता है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंडीशन पे उसको रखना होता है, तो वो किस तरह से मतलब वो कितना स्टेबल है, वो कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है और किस किस स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो रह सकता है। एक्सपर्ट का ऐसा भी मानना है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कि बहुत सारे ऐसे आज भी दवाई अवेलेबल है मार्केट में जिसका ये बायो इक्विवेलेंस और जो आपको जो स्टेबिलिटी स्टडी है इसको अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया था, क्योंकि ये अप्रूवल अभी कुछ साल पहले हुआ है। और डाटा का अगर हम लोग बात करें, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा का ये डाटा है, इसमें इनका ये कहना है कि जो ये डाटा के निकल के आया है कि 3% ही ऐसे दवाई है मार्केट में, चाहे वो जेनरिक्स हो या ब्रांडेड जेनरिक हो और जो ब्रांडेड मेडिसिन हो, जो कि मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी को मतलब कहीं ना कहीं वो मेंटेन नहीं किए हुए हैं। वो पाया गया है कि वो दवाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, वो 3% है इतना दवाई। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नेशनल मेडिकल कमीशन के ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो डाला था, उसको भी आप एक बार जाके देखिएगा, उससे आपको और भी इस चीज को आप कोरिलेट कर पाइएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।